तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इकोनॉमिक्स की 13 डेज की एक सीरीज लेके आऊंगा, जहां पे मैं 13 डेज में इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को कंप्लीट कवर अप कराऊंगा आपके सीबीएसई एग्जाम बोर्ड 2025 के लिए। ये वीडियोस से आप अपना पूरा सिलेबस अच्छे से बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक कवर अप कर लेंगे। एंड बच्चों के जो कुछ दिन आपके पास होंगे, उन दिनों में आप अपने सैंपल पेपर मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं और सीबीएसई में अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। जैसे कि ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीबीएसई में काफी अच्छा स्कोर किया है, और ये सभी मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। एक स्लाइड और है, इन सब ने भी काफी अच्छा स्कोर किया है। आप भी इतना अच्छा स्कोर जो है 99, 98, ये सब 90 वाले हैं, आप भी इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल मन लगा के ध्यान से अच्छे से मुझसे पढ़ेंगे तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन लोग अपने चैप्टर नंबर 1 पे आ जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये चैप्टर है क्या, जरा समझते हैं। ये चैप्टर में आपको बस ये पढ़ना है कि जब अंग्रेज लोग इंडिया में थे तो उस समय इंडिया की हालत क्या थे, इंडिया की स्थिति क्या थी। और इसकी शुरुआत जो होती है बच्चों, वो होती है बैटल ऑफ प्लेसी से। तो वैसे तो अंग्रेज इंडिया में सन 1600 के आसपास से आ गए थे, लेकिन जब वो सन 1600 में इंडिया में आए थे तो वो केवल और केवल व्यापार के पर्पज से आए थे। लेकिन 1757 में एक युद्ध हुआ, जो कि 1757 में एक युद्ध हुआ जो कि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज की साइड से और भारत में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इनके बीच युद्ध हुआ। और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला, वो हार गया। और तभी से अंग्रेज समझ गए कि यार ये इंडियंस तो बहुत कमजोर है, ये तो बहुत वीक है। मात्र 1.5 घंटे में, यस, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध बैटल ऑफ प्लासी, मात्र 1.5 घंटे में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। और वो समझ गए इंडिया तो बहुत वीक कंट्री, यहाँ के लोग तो बहुत कमजोर है, अब हम व्यापार के साथ साथ इंडिया में रूल भी करेंगे, इंडिया में राज भी करेंगे। और 1757 के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इंडिया में राज भी करना शुरू कर दिया। लिखा भी है कि इस वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक्सपेंड होती हुई चली गई और लगभग 200 साल तक उन्होंने जो है इंडिया पे राज किया। और उगता सूरज एक दिन डूबता जरूर है, तो अंग्रेजों का सूरज भी डूबा और फाइनली 200 साल के राज के बाद 15 अगस्त 1947 में इंडिया को क्या मिल गई जी, आजादी मिल गई। तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यही से अंग्रेजों ने एक्चुअल में इंडिया में राज करना शुरू किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था जी, 1757 में। उसके बाद जो सेकंड मेन टॉपिक है वो है मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स। जो अंग्रेज इंडिया में आए थे उनका मेन मोटिव क्या था, तो उनका मेन मोटिव ये था, वो इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे, एज वेल एज इंडिया को फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनाना चाहते थे। मतलब यह है कि अंग्रेज लोग इंडिया के लोगों को बोलते थे कि भाई तुम कच्चा माल बनाओ, तुम बनाओ रॉ मटेरियल, कॉटन, जूट, सिल्क, इंडिगो, और ये सारा का सारा कच्चा माल अंग्रेज अपने ब्रिटेन भेजते थे अपनी फैक्ट्रियों में। और इन कच्चे माल से अंग्रेज की फैक्ट्रियों में गुड्स बनती थी और गुड्स वापस वो इंडिया में लाके बेचते थे प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अंग्रेज का जो मेन मोटिव था वो ये था, इंडिया को कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना एंड फिनिश गुड्स का क्या बनाना जी, इंपोर्टर। अंग्रेजों ने इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस, वही रॉ मटेरियल वगैरह, इसका बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स, मानव को, मनुष्य को भी बहुत परेशान किया, उनको भी मारते थे और पीटते थे। तो वही लिखा है, वो इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज नेचुरल रिसोर्स दोनों को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। अंग्रेज जो इंडिया के लिए पॉलिसीज बनाते थे, यस, अंग्रेजों ने इंडिया में बहुत सारी नीतियां, बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आए, लेकिन कोई भी अंग्रेज की पॉलिसी इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं थी। वो केवल और केवल जो है ब्रिटेन का बेनिफिट चाहते थे, ना कि इंडिया का। अंग्रेजों ने इंडिया की इकोनॉमी को बिल्कुल बदल के रख दिया था। इंडिया को क्या बना दिया जी, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जहां पे पहले इंडिया में बड़ी बड़ी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उन सबको बर्बाद कर दिया और क्या बोल दिया कि इंडियंस, अब तुम केवल और केवल क्या उगाओगे, कच्चा माल उगाओगे, रॉ मटेरियल से उगाओगे। और जैसे कॉटन, सिल्क, जूट वगैरह। और इंडिया को फोर्स किया गया कि ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में जो गुड्स बनती है, उन गुड्स को इंडिया क्या करेगा जी, इंपोर्ट करेगा।
और इसके वजह से हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी बर्बाद हो गई, बिकॉज हमारी इंडस्ट्रीज को तोड़ के बर्बाद करके उन लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। यस, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी। यहाँ पे लोग जो है हाथ से बहुत सुंदर सुंदर आइटम बनाते थे, जो कि पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस होते थे। अंग्रेजों ने इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, वहां के लोगों को बेरोजगार कर दिया, और उन लोगों को बेरोजगारी की वजह से मजबूरी में खेतों में आकर काम करना पड़ता था, जो कि पहले फैक्ट्रीज में इंडस्ट्री में काम करते थे। तो ये थे क्या, ब्रिटिशर्स के मेन मोटिव। ब्रिटिशर्स जो है ये सब करना चाहते थे। एग्जाम में 3 नंबर के उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, आप ये सब लिख के आएंगे। उसके बाद लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका थर्ड टॉपिक है। यस, अंग्रेजों ने कभी भी इंडिया की नेशनल इनकम या इंडिया की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कोई प्रयास नहीं करे। वो बस इंडिया को यूज कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उन्होंने कभी भी ट्राई नहीं किया कि इंडिया की एक बार जीडीपी चेक करते हैं, इंडिया की एक बार नेशनल इनकम चेक करते हैं। उस समय हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी लो था, और इसका चला पता कुछ लोगों की वजह से, कि यहां लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी कोई प्रॉपर एफर्ट्स किए ही नहीं इंडिया की नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए। भारत के जो सबसे पहले व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सबसे पहले इंडिया की नेशनल इनकम और जीडीपी को निकालने का ट्राई किया, बट इनके द्वारा किए गए एफर्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से इनके एफर्ट्स को इतना महत्व नहीं दिया गया। इनके अलावा और भी लोग थे, जैसे कि विलियम डिग्बी, फिनले शेरस, वी.के.आर.वी. राव, आर.सी. देसाई, वाडिया एंड जोशी, के.टी. शाह। इन्होंने भी काफी प्रयास करे इंडिया की जीडीपी निकालने के लिए, बट इन सभी के रिजल्ट आपस में कन्फ्लिक्टिंग थे। किसी की चीज, किसी के मेथड में ये सही था तो किसी के में वो गलत था। बट इन सब में जो एक व्यक्ति थे, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, ये है वी.के.आर.वी. राव। इनके मेथड सबसे अच्छे माने गए, इनके रिजल्ट को सबसे रिलायबल माना गया, और इनके आंकड़ों के अनुसार चला पता कि उस समय हमारी जो ग्रोथ थी वो काफी लो थी। उस समय हमारा जीडीपी लगभग 2% के आसपास था, और पर कैपिटा इनकम लगभग 0.5% पर ईयर के आसपास थी। तो उस समय हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल भी काफी लो था। इसके ऊपर पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो ये बन सकता है क्वेश्चन कि उस समय हमारी जीटीबी और पर कैपिटा इनकम क्या थी। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के ऊपर कि किसके प्रयास को सबसे अच्छा माना गया। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले किसने प्रयास किए थे, दादा भाई नौरोजी ने, बट किसके प्रयास को अच्छा माना गया, वी.के.आर.वी. राव के प्रयास को अच्छा माना गया। ये वाला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है कि कुछ इकोनॉमिस्ट के नाम बताओ जिन्होंने उस समय देश की जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम निकालने का प्रयास किए थे। तो इसके ऊपर 1 नंबर में काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हमारा शुरू होता है, यह एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि एग्जाम के लिए एक स्टार मार्क टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। यस, अंग्रेजों के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी कुछ खास नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था। उस समय आपको पता है हमारे देश में इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, जिसकी वजह से भारत की लगभग 85% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी। ठीक है, उनका जीवन जीने का एकमात्र सोर्स था एग्रीकल्चर। लेकिन मजे की बात यह है कि 85% लोग एग्रीकल्चर में डिपेंड है, बट इतने सारे लोग डिपेंडेंट होने के बाद भी हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो काफी अच्छा नहीं था, डिड नॉट इंप्रूव मच, काफी अच्छा नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है स्टैग्नेशन फेस करता था, डेटोरिएशन फेस करता था। इसका मतलब होता है स्टैग्नेशन या फिर डेटोरेशन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर रुक चुका था, उसमें डेवलपमेंट नहीं थी, एग्रीकल्चर सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा था। स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुक जाना, एंड डेटोरिएट का मतलब होता है लो लेवल का हो जाना, थोड़ा खराब हो जाना। ठीक है, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी लो थी। प्रोडक्टिविटी का बच्चों मतलब होता है प्रोडक्शन करने की क्षमता। हमारी प्रोडक्शन करने की क्षमता काफी कम थी, क्योंकि हमारे पास ना तो नए मेथड थे, ना ही अच्छे बीज थे, ना ही अच्छी तकनीक थी। पुराने तकनीक थे, पुराने मेथड्स थे, हम जो है रेन पर, वर्षा पर डिपेंड होते थे, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी काफी कम थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपकी एनसीईआरटी से निकाली गई है। याद रखना कि आजादी के टाइम पे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो थी, प्रोडक्शन करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी लो थी, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन था वो हाई था। हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे तो भाई करेंगे क्यों नहीं? अगर 85% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज होंगे तो प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा ही ना। तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा था, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी कि हम जितना और प्रोडक्शन कर सकते थे, हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। प्रोडक्शन का मतलब होता है आपने कुल कितना प्रोड्यूस किया,
और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उस प्रोडक्शन करने की क्षमता। हम प्रोडक्शन तो अच्छा कर रहे थे, बट वो इसलिए अच्छा कर रहे थे क्योंकि लोग बहुत सारे एंगेज थे। हमारी प्रोडक्टिविटी फिर भी लो ही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 हेक्टेयर लैंड पे अगर हम 100 किलो उगा सकते थे, तो हम केवल 50 किलो उगा पा रहे थे। तो प्रोडक्टिविटी लो थी और प्रोडक्शन हाई था, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति क्या थी, ये पूछ सकता है, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेशन के या फिर लो प्रोडक्टिविटी के कॉजेस क्या थे, एग्जाम में ये भी आपका आ सकता है। 4 पॉइंट आपको लिख के आने हैं। उतना मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि इतना अगर आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला और जो मेन रीजन था वो था जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। यस, अंग्रेज इंडिया में जमींदारी प्रथा लेकर आए थे। इस प्रथा के अंदर क्या होता था कि जो किसान थे, किसान के ऊपर जमींदार था एंड जमींदार के ऊपर अंग्रेज थे। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का किसानों से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं था। एक बार आप याद रखेंगे जी, सबसे नीचे थे हमारे फार्मर्स थे। ठीक है, उसके ऊपर कौन थे जी, जमींदार थे, और उसके ऊपर कौन थी जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, फार्मर खेती करते थे, लेकिन खेती करने के बाद इन्हें अपनी प्रोडक्शन का कुछ आउटपुट जमींदार को देना पड़ता था एंड जमींदार इसका कुछ आउटपुट जो है अंग्रेज सरकार को पे करते थे। मान लीजिए अगर फार्मर ने 100 किलो उगाया, तो 100 किलो में से मान लीजिए 60 किलो जमींदार ले गए, फार्मर के पास केवल 40 किलो बचा, और इस 60 किलो में से मान लो कि सरकार को 50 किलो दे दिया, तो जमींदार के पास 10 किलो बचा। तो ऐसे काम चलता था। जमींदार जो थे ये किसानों को बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। भाई अगर किसान खेती नहीं कर पाता था, उस समय बारिश नहीं हुई या घर में कोई समस्या आ गई, खेती नहीं है, तो जमींदार जो किसानों को बहुत परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे। ठीक है, अक्सर जो है इस चीज को अगर आपको याद हो तो लगान कहते हैं। लगान एक मूवी भी आमिर खान की आपने देखी होगी, तो उसको लगान कहते हैं। अच्छा, जमींदार भी अंग्रेजों को क्यों मारते पीटते थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने जमींदार की एक डेट फिक्स कर रखी थी कि जमींदार को निश्चित तारीख को अंग्रेज सरकार को अनाज देना है। अब जमींदार अगर निश्चित तारीख को अगर जमींदार निश्चित तारीख को अंग्रेज सरकार को अनाज नहीं दे पाएगा, तो अंग्रेज सरकार इससे जमींदारी छीन लेती थी। अब इसकी जमींदारी ना छीन जाए तो वो इन फार्मर्स पर अत्याचार करते थे और इनसे अनाज वसूलते थे। इस सिस्टम की वजह से भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफी डाउन था। तो लिखा है कि अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे वो फार्मर्स को भी हाई रेंट मतलब अधिक लगान या अधिक अनाज चार्ज करते थे। फार्मर को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था पैसों के मामलों में। ठीक है, जमींदार ओनली फोकस ऑन कलेक्टिंग रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जमींदार का फोकस केवल ये था कि उन्हें अंग्रेज सरकार के लिए अनाज चाहिए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है किसान मर रहा है, घर में कोई मर गया, बारिश हुई या ना हुई, जमींदार को उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। उस समय जो है इरिगेशन की सुविधाएं अच्छी नहीं थी। अंग्रेज सरकार ने बहुत ही कम एफर्ट्स किए थे, या मान लो एफर्ट्स किए ही नहीं थे। उस समय हम जो है केवल और केवल रेनफॉल पे डिपेंड होते थे। अंग्रेज सरकार ने ट्यूबवेल के लिए, कैनाल्स के लिए, कुएं के लिए, मतलब इरिगेशन के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए। और रेन पर डिपेंड होना एग्रीकल्चर में कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी डाउन था। थर्ड है ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड नो फर्टिलाइजर। उस समय किसानों के पास ना तो कोई नए मेथड थे और ना ही जो है कोई फर्टिलाइजर थे, कोई मॉडर्न इक्विपमेंट थे। जो हमारे फार्मर थे वो हैंडमेड टूल पर डिपेंड होते थे, जिसकी वजह से भी प्रोडक्शन काफी लो होता था, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफी लो होती थी। और चौथा पॉइंट क्या है जी, लैक ऑफ रिसोर्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर अपने को एग्रीकल्चर को अच्छा करना है तो भाई थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अंग्रेज सरकार के पास पैसा था, बट उन्होंने वो पैसा कभी भी किसानों को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया, और किसानों के पास खुद के पास कोई पैसा था नहीं। तो लैक ऑफ रिसोर्सेस की वजह से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कमी की वजह से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन था। फार्मर के पास कुछ भी मनी नहीं था कि वो जो है फेंसिंग में, ड्रेनेज में, फ्लड कंट्रोल में या सॉइल इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट कर सके। फेंसिंग का मतलब होता है खेतों के आसपास तार लगाना, कोई जानवर आकर खेत खराब ना कर दे। ड्रेनेज का मतलब होता है खेतों के बगल में एक नाली बनाना कि अगर ज्यादा पानी खेतों में जमा हो जाए तो एक नाली के माध्यम से बाहर निकल जाए। फ्लड कंट्रोल का मतलब होता है खेतों के आसपास बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर देना, ताकि अगर कभी बाढ़ आए तो बाढ़ का पानी हमारी जो है फसल को खराब ना कर दे। सॉइल इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि कभी कभार हमारे जो जमीन है वो बंजर हो जाती है,
तो सॉइल इंप्रूवमेंट करवानी पड़ती है, अलग से केमिकल्स लगाने, जमीन के अंदर अलग से केमिकल्स लगाने पड़ते हैं ताकि जमीन जो है वापस से अच्छी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल होता है ना कुछ लोगों के सर के बाल चले जाते हैं, तो केमिकल्स के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से सर के बाल वापस उग जाते हैं। इसी प्रकार सेम जो है खेतों में भी होता है। हंसने वाली कोई बात नहीं, नालायकों, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो फार्मर्स को जो है बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता था, ठीक है, उनके पास कोई रिसोर्स कोई तकनीक नहीं थी। सिर्फ 4 रीजन है जो बताते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टैग्नेंट क्यों था या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी लो क्यों थी। ठीक है क्लास, तो ये 4 पॉइंट्स आपके पेपर में आएंगे, आपको लिख के आने पड़ेंगे। इतना इतना लिख के आओगे आपको पूरे 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा यस, ये टॉपिक है 1 नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप का कमर्शलाइजेशन क्या होता है? तो जब किसान खेती बाड़ी करता है कैश क्रॉप की, ना कि फूड क्रॉप की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप बच्चों, एक होती है फूड क्रॉप जो आप अपने खाने में यूज करते हैं, दाल चावल चीनी मक्का बाजरा गेहूं। एक होती है कैश क्रॉप जिसको आप खाएंगे नहीं बल्कि बाजार में बेचेंगे और उसके थ्रू आपके पास पैसा आएगा, कैश आएगा, दैट्स व्हाई इसे कैश क्रॉप कहते हैं। तो जब किसान फूड क्रॉप को उगाने की बजाय कैश क्रॉप पे शिफ्ट हो जाता है कि नहीं भाई मैं तो कैश क्रॉप उगाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी? कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप या फिर एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप की अनाज गेहूं चावल ज्वार इनकी बजाय जो है कैश क्रॉप को उगाना, इंडिको जूट या कॉटन को उगाना। इट इंप्लाइज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कि नहीं भाई अब खुद के लिए नहीं, अब तो मार्केट में बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए फसल उगाएंगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए फसल नहीं उगाएंगे। एट दैट टाइम इट मीन्स आजादी के समय देयर वॉज हायर प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप इन सर्टेन एरियाज ऑफ कंट्रीज। यस, भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो लोग हैं वो कैश क्रॉप उगाने लग गए थे। अंग्रेजों ने उनको मजबूर भी किया था, बिकॉज अंग्रेज भी इन प्रकार की कैश क्रॉप को चाहते थे, क्योंकि ये कॉटन है, ये जूट है, ये इंडिगो है, ये कैश क्रॉप जब बाहर बेचेंगे तभी तो अंग्रेज की फैक्ट्री काम करेगी। तो अंग्रेजों ने भी काफी फोर्स किया था इंडियंस को मारपीट करके, नहीं तुम क्या होगा, तुम इन कैश क्रॉप को उगाओ। तो भारत के बहुत हिस्सों में जो है कैश क्रॉप उगाई जाने लग गई थी। बट दिस कुड नॉट हेल्प फार्मर फॉर इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। वही वाली बात, बट इन कैश क्रॉप से फार्मर को बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की इंडस्ट्री के लिए उगाई जा रही थी और इनको उगाने पर पैसा भी अंग्रेज जो है बहुत कम देती थी, इतना कम पैसा कि अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाते थे। और दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं, फूड क्रॉप उगा नहीं सकते, फूड क्रॉप उगाएंगे अंग्रेज मारेंगे, तो इसने इंडियन को कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचाया। दीज कैश क्रॉप वर अल्टीमेटली यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये इनका यूज अल्टीमेटली ब्रिटिश अपने देश में कपड़े बनाने के लिए करती थी, इंडियंस को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है एग्जाम में इसके ऊपर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ चुका है कि क्या ये बात सही है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बात ट्रू है कि इससे इंडियंस को कोई बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि अंग्रेजों के टाइम पे भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तो समझ लो अंग्रेजों के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफी खराब था। इंडिया जो है बहुत ही फेमस था, अपनी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फेमस था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। हम हाथ से बनी वस्तुएं बहुत अच्छी बनाते थे, पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम था। लेकिन उन ससुरों अंग्रेजों ने आके हमारे देश की इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, हमारे देश का नाम डुबो दिया भाई साहब। तो क्या लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया कुड नॉट डेवलप एज साउंड, साउंड मींस अच्छा, हम एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस बना नहीं पाए अंडर द कोलोनियल रूल। कोलोनियल रूल का मतलब होता है अंग्रेजों के शासन के दौरान। बोलता है बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया बहुत ही, इंडिया वाज वेल नोन, बहुत ही फेमस था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। अब मतलब हाथ से बनाने वाली वस्तु की जो इंडस्ट्री होती है, जहां पे हाथ से सामान बनता है, उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया बहुत फेमस था कॉटन के मामले में, सिल्क के मामले में, ठीक है, मेटल के मामले में, प्रीशियस स्टोन के मामले में। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो इन सब में इंडिया काफी फेमस था, हम जो है वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन को एंजॉय करते थे। ठीक है, हमारी क्वालिटी काफी अच्छी थी, हम काफी एक्सीलेंट थे अपने मामले में। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आते ही क्या करा, हमारी वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कोलैप्स कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसको तोड़ फोड़ के एक साइड कर दिया। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के मामले में भी इंडिया कुछ ज्यादा अच्छा, कुछ ज्यादा खास नहीं था। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि जरा बताएंगे कि इंडिपेंडेंस के समय अंग्रेजों के टाइम पे
इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति क्या थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर क्वेश्चन बनेगा ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी के शॉर्टफॉल क्या थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ये सेम स्टेटमेंट, ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके भी आपको 4 से 5 पॉइंट बताने हैं कि पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अंग्रेजों ने हमारी देश की इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब इंडस्ट्री बढ़ती है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन जब इंडस्ट्री बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाए उसे क्या बोलते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंग्रेजों ने इंडिया की इंडस्ट्रीज को जो है प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्री वाज अलाउड टू कम, और किसी भी नई इंडस्ट्री को इंडिया में नहीं आने दिया। इनके इस इंडस्ट्री बर्बाद करने के पीछे दो ही मेन मोटिव थे, जो मैंने बताया कि पहला, ये इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे एंड फिनिश गुड्स का इंपोर्टर। और ये कब पॉसिबल था, जब देश में इंडस्ट्री ना हो। जब देश में इंडस्ट्री होगी नहीं तो इंडस्ट्री के लोग बेचारे क्या करेंगे, इंडस्ट्री के लोग बेचारे खेती बाड़ी करेंगे और अंग्रेजों के लिए कच्चा माल बनाएंगे। तो क्या बन गए हम, कच्चे माल के एक्सपोर्टर। एज वेल एज अब जब देश में इंडस्ट्री है ही नहीं, अब देश के लोगों को इंडियन कपड़े पहनने हैं, अब देश में तो कपड़े बनने की फैक्ट्री है ही नहीं, तो हमें मजबूरी में ऑब्वियस सी बात है बाहर से, ब्रिटेन से जो कपड़े बन के आते थे हमें वो खरीदने पड़ते थे। तो हम क्या बन गए थे, ब्रिटेन की वस्तु के इंपोर्टर, ब्रिटेन के कपड़ों के इंपोर्टर, बिकॉज इंडिया में कपड़े नहीं बन रहे थे, इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी और हम उन्हीं इंडस्ट्री के लिए, ब्रिटेन की इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल को बना रहे थे। तो क्या बन गए, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। सेकंड पॉइंट बोलता है कि जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी डिक्लाइन कर दी, बर्बाद कर दी, तो इसके दो एडवर्स मतलब नेगेटिव, इसके दो नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिले। जैसे कि सबसे पहला बुरा इंपैक्ट, इंडिया में बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई। जो लोग इंडस्ट्री में काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, उन्हें वापस अपने गांव आना पड़ा और गांव आकर खेती बाड़ी करनी पड़ी। एंड सेकंड बोलता है कि हम जो है अंग्रेजी वस्तुओं पर, जो इंपोर्ट की गई वस्तु थी, हम उस पर डिपेंड हो गए, क्योंकि अब इंडिया में इंडस्ट्री नहीं थी, हमें अंग्रेजी कपड़ों पर, अंग्रेजी वस्तु पर जो है डिपेंड होना पड़ गया। उनकी वस्तुएं मशीन से बनती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी चीप होती थी, सस्ती होती थी और अच्छी क्वालिटी की होती थी। भाई मशीन से बनने वाली वस्तु ऑब्वियस सी बात है अच्छी क्वालिटी की होगी, जिसकी वजह से कुछ इंडियंस इंडियंस का एक ग्रुप अंग्रेजों की वस्तु की ओर थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि उनकी वस्तु की दो क्वालिटीज थी। पहली, वो वस्तु चीप थी, सस्ती थी, और दूसरी, क्योंकि मशीन से बनती थी तो मशीन की बनने की वजह से उनकी क्वालिटीज भी अच्छी थी। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज ने वस्तु बेची, उसी वजह से जो है अंग्रेज इंडिया में बढ़ गए। हमारी भी गलती है कि हमने उनकी वस्तुएं खरीदी, हम उनकी वस्तु की ओर अट्रैक्ट हुए। अगर हम उनकी वस्तु खरीदते ही ना, अगर हम रिफ्यूज कर देते कि नहीं हमें यह वस्तु नहीं खरीदनी, हमारी इच्छा, हम नहीं पहन रहे, तो वो अपनी वस्तु बेच ही नहीं पाते। हम भी तो उनकी वस्तु की ओर अट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया में, पूरे इंडिया में अपनी वस्तुएं बेचना शुरू कर दिया और पूरे इंडिया में अब अंग्रेज अपनी वस्तु बेच रहे थे, और ऐसे करते करते उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल प्राप्त कर लिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोलता है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, जब अंग्रेजों ने सारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी तो देश में कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं, तो वही बोल रहा है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्री जैसे कि आयरन की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, या वो इंडस्ट्री जो मशीन बनाती है, अल्टीमेटली बड़ी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री। देश में कोई भी बड़ी या हैवी इंडस्ट्री नहीं थी, बिकॉज अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज के माध्यम से, अभी एक आगे पढ़ाऊंगा पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, उन पॉलिसीज की वजह से ही हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है डिस्करेज हो गई। इंडिया रिमेन डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन फॉर इंडस्ट्रियल टूल्स एंड इक्विपमेंट। हमें हर चीज के लिए, कपड़ों के लिए, आयरन के लिए, स्टील के लिए, मशीन के लिए, छोटे छोटे औजार, बड़े से बड़े औजार, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, अब हम हर चीज के लिए जो है अंग्रेजों पे डिपेंड हो गए थे, क्योंकि उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। तो देश में कोई भी हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी नहीं थी। इसके बाद लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्री थी ही नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी स्लो थी, काफी कमजोर थी, तो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन भी काफी
कम था। जीडीपी में तीन चीजें आती हैं। जीडीपी निकालने में सबसे पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर वाली चीजें, सेकंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड है सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। उस समय हमारे देश के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का था, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर में ही आगे बढ़ रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर का या सर्विस सेक्टर का जीडीपी के अंदर योगदान काफी कम था। एंड लास्ट बोलता है लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है वो चीजें जो सरकार को देश की भलाई के लिए प्रदान करनी चाहिए, जैसे कि रेलवे है, स्कूल है, अस्पताल है। यहां बोला गया जो पब्लिक सेक्टर था उसकी ग्रोथ भी काफी लिमिटेड थी, जैसे कि रेलवे, तो रेलवे इंडिया में काफी लिमिटेड था, बिजली काफी लिमिटेड थी, ठीक है, कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस काफी लिमिटेड थे। और अगर रेलवे इंडिया में था भी, ये पावर अगर बिजली इंडिया में थी भी, ये कम्युनिकेशन पोस्ट ऑफिस अगर इंडिया में था भी, तो ये केवल ब्रिटेन के खुद के बेनिफिट के लिए था। अंग्रेजों ने अपने खुद के लिए बनवाया रेलवे, खुद के लिए बिजली, खुद के लिए पोस्ट ऑफिस। इंडिया की बेनिफिट के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ भी अंग्रेजों ने नहीं किया। तो पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ भी क्या थी जी, काफी लिमिटेड थी। तो 5 पॉइंट लिख के आने पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है कि आजादी के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति क्या थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कॉजेस ऑफ डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अभी हमने बात करी कि देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अंग्रेजों ने बर्बाद कर दी, बट बर्बाद की कैसे? ये तो है नहीं कि अंग्रेज अपना लाए होगे, जेसीबी लिया है, बुलडोजर लिया है और भाई चला दिया, ऐसा नहीं, तो ऐसे थोड़ी हुआ होगा। अंग्रेजों की पॉलिसीज ऐसी थी कि इंडिया की इंडस्ट्री खुद अपने आप ही बर्बाद हो गई, खुद अपने आप ही डाउन हो गई। तो पेपर में क्वेश्चन आता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डाउन होने के कॉजेस क्या है, या फिर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बन सकता है, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर रूइंड अंडर द ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के शासन के दौरान इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है बर्बाद हो गई। क्या आप इससे सहमत हो? रिफ्यूट या फिर डिफेंड वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो जी हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। अब कैसे? तो उसके 4 रीजन है। सबसे पहला रीजन डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ का बच्चा मतलब होता है टैक्स, तो अंग्रेजों की टैक्स वाली पॉलिसी। अंग्रेज इंडिया में एक टैक्स वाली पॉलिसी लेकर आई। इस पॉलिसी के अंदर अंग्रेज ने बोल दिया कि इंडिया वालों, अगर आप रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को एक्सपोर्ट करते हो तो फ्री, कोई टैक्स नहीं पे करना, जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल बाहर एक्सपोर्ट करें। सेकंड था कि अगर आप ब्रिटेन से फिनिश गुड्स, बनी वस्तु को इंपोर्ट करते हो तो भी कोई टैक्स पे नहीं करना, ताकि हम बाहर से अंग्रेजों की वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। इट मींस कच्चे माल के एक्सपोर्ट पे नो टैक्स, फिनिश गुड्स के इंपोर्ट पर भी नो टैक्स। लेकिन अगर हम अपने देश की बनी हुई हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, हमें हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मैं इंडिया का व्यक्ति हूं, मैं कुछ बनाऊंगा और मैं बाहर बेचना चाहूंगा, तो मुझे बहुत हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या मैं वस्तु बाहर बना के बेचूंगा? नहीं बेचूंगा, बिकॉज मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। जब मैं वस्तु बाहर बना के बेच ही नहीं पाऊंगा, तो मेरी डिमांड तो कम हो गई ना, लोग तो मेरा माल नहीं परचेस कर रहे, बिकॉज मैं बेच नहीं पा रहा, काफी टैक्स पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बर्बाद होगी। जब वस्तु बेच ही नहीं पा रहे, वस्तु बना बना के लोगों को पहुंचा ही नहीं पा रहे, टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वस्तु बनाए ही क्यों? तो इस पॉलिसी की वजह से भी जो है इंडिया की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, बिकॉज वस्तु बनाने को हमें वस्तु बनाना दी ही नहीं। वस्तु बनाएंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा, और इतना टैक्स पेमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो इंडिया के लोगों ने वस्तु बनाना ही बंद कर दिया। ब्रिटिश इंडस्ट्री सेटल इन इंडियन मार्केट। तो अंग्रेजों की इंडस्ट्री अब इंडियन मार्केट में आ चुकी थी, बिकॉज हम तो अपनी वस्तु बेच नहीं पा रहे हैं, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट हमारी वस्तु ने अपने देश की मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट दोनों खो दी, क्योंकि देश के अंदर नहीं बेच पा रहे, बिकॉज देश के अंदर अब लोगों को अंग्रेजी वस्तुएं पसंद है। तो हमारी वस्तु क्यों परचेस करेंगे भाई? मैं वस्तु हाथ से बना रहा हूं, मैं हाथ से शर्ट बना रहा हूं, और एक शर्ट मशीन से बनी हुई आ रही है, तो आप लोग क्या परचेस करोगे? मशीन वाली शर्ट। तो मैंने इंडियन मार्केट भी खो दी, बिकॉज अब इंडिया के लोग ही मेरी वस्तु परचेज नहीं कर रहे थे, बिकॉज मेरी वस्तु हाथ से बनती थी, मशीन से नहीं बनती थी। एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट भी खो दी, बिकॉज बाहर बेचूंगा तो हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ना तो मेरी वस्तु कोई इंडिया का बंदा खरीद रहा, ना बाहर का बंदा खरीद रहा, जिसकी वजह से मुझे अपनी इंडस्ट्री बंद ही करनी पड़ गई। सेकेंड रीजन है कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। वही वाली बात कि इंडिया की जो वस्तुएं थी वो मशीन से बनी वस्तुओं से कॉम्पीट नहीं कर पाई। मशीन वाली वस्तुएं काफी सस्ती थी और अच्छी क्वालिटी की थी, क्योंकि वो मशीन से बनती थी।
जिसकी वजह से इंडिया के लोगों को अपनी बिजनेस को शट डाउन करना पड़ा, बंद करना पड़ा, बिकॉज उनकी वस्तु की डिमांड नहीं हो रही थी। थर्ड है चेंज इन डिमांड। वही मैंने बात आपसे करी कि डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया था। जो लोग थे जो कुछ कंज्यूमर्स थे इंडिया के, वो ब्रिटिश गुड्स के फेवर में आ चुके थे। उन्हें ब्रिटिश गुड्स पसंद थी, उन्हें इंडोजीनियस हैंडीक्राफ्ट मतलब होता है देश की बनी वस्तुएं, स्वदेशी वस्तुएं पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हमारी डिमांड घट गई, हमारी वस्तु की डिमांड घट गई और इंडस्ट्री बंद करनी पड़ गई। और चौथा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। 1853 में जब अंग्रेज इंडिया में रेलवे लेकर आए, जब रेल चलना शुरू हुई, तो अब रेल के माध्यम से अंग्रेज अपनी वस्तुएं भारत के कोने कोने तक बेच पा रहे थे। जहां पे पहले बगैर रेल के माध्यम से वस्तुएं बाहर तक बेच पाना, कोने कोने तक बेच पाना संभव नहीं था, क्योंकि वस्तुएं शिप के माध्यम से आती थी। अब मान लो कि आपका इंडिया है, तो वस्तुएं शिप के माध्यम से यहां तक आएगी। अब अगर वस्तुएं यहां तक आई, तो मैक्स टू मैक्स वस्तुएं अंग्रेज यहां तक बेच लेंगे, यहां तक बेच लेंगे, यहां तक बेच लेंगे। अंग्रेज जो है यहां तक वस्तु बेच लेंगे। वस्तु यहां पर बेचनी है, तो यहां से वहां वस्तु किस प्रकार जाएगी? तो इसके लिए अंग्रेज क्या लाए? रेलवे। और अब उस रेलवे के माध्यम से, इससे छुक छुक के माध्यम से, इस रेलवे के माध्यम से अब अंग्रेज जो है कोने कोने तक अपनी वस्तु बेच पा रहे थे। और इसकी वजह से अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पर अपनी वस्तुएं बेची, पूरे इंडिया में वस्तुएं बेची और पूरे इंडिया पर अपना कंट्रोल प्राप्त कर लिया। ठीक है जी। तो वही वाला पॉइंट यहां बोला गया कि रेलवे के आने की वजह से ब्रिटिश गुड्स अब पूरे भारत में इजीली एक्सेसिबल थी। अंग्रेजों ने अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर दिया और इंडियन गुड्स की मार्केट अब श्रिंक हो रही थी। इंडियन आर्टिशंस, इंडियन कलाकार के जो बाजार थे, जहां पे हाथ से बना बना के वस्तु बेचते थे, अब वो बाजार छोटे हो रहे थे और अंग्रेजों की मार्केट बढ़ रही थी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। क्या इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री आना शुरू हुई? तो जी हाँ, आना शुरू हुई थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी थोड़ी स्लो थी। ये 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी के बिगन में, शुरू में जो है मॉडर्न इंडस्ट्री, सॉरी शुरू में नहीं, लेट में, 19th सेंचुरी के लेट में हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री आना शुरू हुई। सबसे पहले लेट 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी का बच्चों मतलब होता है 1850 से 1900 के आसपास का समय। और जब बात हो रही है लेट की, तो 1900 के आसपास का समय, ठीक है ना। तो बोलता है इस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश में आई थी, जैसे कि कॉटन की इंडस्ट्री आई थी, जो कि इंडिया वाले चलाते थे और ये महाराष्ट्र में और गुजरात में थी। तो एमसीक्यू बन सकता है, कॉटन इंडस्ट्री अंग्रेजों के टाइम पे कहा थी? महाराष्ट्र में और गुजरात में। इसको कंट्रोल कौन कर रहे थे जी? इंडियन। उसके बाद जूट इंडस्ट्री देश में आई। जूट इंडस्ट्री कहां थी जी? बंगाल में। और इसे कौन कंट्रोल कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। तो लेट 19th सेंचुरी में कॉटन की इंडस्ट्री आई और जूट की इंडस्ट्री आई। थोड़ा समय बीता, 1907 में आई टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो देश में आयरन और स्टील कंपनी फिलहाल अब एक हैवी इंडस्ट्री देखने को मिली। तो 1907 में एक हैवी इंडस्ट्री टिस्को देश में सामने आई। पेपर में क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब आई? फुल फॉर्म क्या है जी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में आई, बिहार के जमशेदपुर में आई, जो कि अब झारखंड में। उस समय झारखंड नाम का कोई राज्य नहीं था, बिहार एक बड़ा राज्य था। लेकिन अब वर्तमान में झारखंड बिहार से अलग हो चुका है और अलग होकर क्या बना? झारखंड बना। और टिस्को अब झारखंड में है, उस समय बिहार में थी। समझ में आ गया? और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी कुछ इंडस्ट्री सामने आई, जैसे कि शुगर की, सीमेंट की और पेपर की, जस्ट लाइक स्टोन पेपर सीजर, शुगर पेपर सीमेंट। तो शुगर पेपर सीमेंट की इंडस्ट्री भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिली। इन सब के ऊपर पेपर में ज्यादा कुछ नहीं, एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन ही बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फॉरेन सेक्टर की बात करते हैं। थर्ड टॉपिक, मतलब थर्ड टॉपिक नहीं, ब्रॉडली थर्ड टॉपिक एग्रीकल्चर पढ़ लिया, इंडस्ट्री पढ़ लिया। अब ब्रॉडली थर्ड टॉपिक हमारा कौन सा है जी? फॉरेन सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के टाइम पे देश का फॉरेन सेक्टर कैसा था? तो बोलता है इंडिया की बात करें तो इंडिया आजादी के टाइम से ही एक सॉरी आजादी नहीं, इंडिया जो है स्टार्टिंग से ही, एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से ही एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन है। इंडिया जो है बहुत सारे व्यापार करता था दूसरे देशों के साथ। लेकिन जब से अंग्रेजों ने इंडिया में राज करना शुरू किया, उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को, विदेशी व्यापार को काफी बुरे तरीके से प्रभावित किया। अंग्रेजों ने इंडिया का स्ट्रक्चर, डायरेक्शन एंड वॉल्यूम तीनों बर्बाद कर दिए।
बच्चों स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम किस प्रकार की गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, किस टाइप की गुड्स एंड सर्विस का व्यापार करते हैं। डायरेक्शन का मतलब होता है हम किस प्रकार की सॉरी हम किन किन देशों के साथ, किन किन दिशाओं में, अर्थात किन किन देशों में फॉरेन ट्रेड करते हैं। एंड वॉल्यूम का मतलब होता है हम कितने अमाउंट का, कितने रुपए का फॉरेन ट्रेड करते हैं। याद रखना, स्ट्रक्चर का मतलब टाइप्स ऑफ गुड्स, डायरेक्शन का मतलब किन किन देशों के साथ, एंड वॉल्यूम का मतलब कितने रुपए का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो ये तीनों जो अंग्रेजों ने खराब कर दिए थे, हमारे स्ट्रक्चर को, डायरेक्शन को एंड वॉल्यूम को पूरा चेंज कर दिया था। जैसे कि अंग्रेजों ने हमें बना दिया था रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर एंड फिनिश गुड्स का इंपोर्टर। वाली बात तो पता है, ये वाला पॉइंट मैंने कई बार आपको जो है पढ़ा दिया, ठीक है। आगे बोलता है ब्रिटिश मोनोपोली ओवर ट्रेड। ये समझना बच्चों, मोनोपोली का मतलब होता है एक का कंट्रोल। अब हमारे फॉरेन ट्रेड पर केवल एक ही इंसान का कंट्रोल था, वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हमारा पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया का आधे से ज्यादा व्यापार, 50% से अधिक व्यापार तो ब्रिटेन के साथ करते थे। हम जो भी वस्तु एक्सपोर्ट करते थे वो आधे से ज्यादा वस्तु तो हम जो है ब्रिटेन में, उनके देश के साथ जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। और अगर कुछ वस्तुएं बच जाती थी तो हम जो है चाइना के साथ, सिलोन जिसको श्रीलंका बोलते, श्रीलंका के साथ, एंड पर्सिया ईरान, बाकी बचा व्यापार हम जो है हम इन तीन देश के साथ करते थे। पेपर में एनसीईआरटी में क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का डायरेक्शन एंड वॉल्यूम क्या था आजादी के टाइम पे। अगर आजादी के टाइम पे आपसे डायरेक्शन एंड वॉल्यूम पूछा जाए तो आप ये वाला पॉइंट लिख के आएंगे पूरा, और आप ये वाला पॉइंट लिख के आएंगे पूरा। यहाँ पे देखो डायरेक्शन की बात भी हो गई कि हम जो है चाइना, सीलोन, श्रीलंका इनके साथ व्यापार करते थे। और वॉल्यूम की बात भी हो गई कि 50% ये वॉल्यूम मतलब कितने अमाउंट का, तो 50% से अधिक व्यापार ब्रिटेन के साथ एंड बचा व्यापार इन देशों के साथ, ठीक है। लेकिन 3 नंबर में आप केवल इतना लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप साथ में ये भी लिख के आएंगे कि हम किन किन गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे। तो गुड्स के नाम आ गए कॉटन, सिल्क, शुगर, टी। और इंपोर्ट कैसे करते थे, तो फिनिश गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, कपड़ों का, इन सब का जो अपन लोग इंपोर्ट करते थे। तो डायरेक्शन एंड वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप ये दोनों पॉइंट लिख के आएंगे। एनसीईआरटी के ऊपर, एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है जी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है इंडिया के पैसे का बह जाना। यस, याद रखना उस समय हमें ट्रेड सरप्लस होता था। ट्रेड सरप्लस का बच्चों मतलब होता है हमारे देश का एक्सपोर्ट था ज्यादा, इंपोर्ट था कम। जब एक देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है, उस देश को बेनिफिट होता है। कैसे, तो एक्सपोर्ट करूंगा तो पैसा आएगा। अगर मेरा एक्सपोर्ट होगा ज्यादा, इट मीन पैसा आएगा ज्यादा, तो मेरे पास पैसा आया ज्यादा। मेरा इंपोर्ट था कम, इंपोर्ट कम, इट मीन बाहर से सामान खरीदना। अब जब सामान खरीदूंगा तो पैसा देना पड़ेगा। अगर इंपोर्ट कम है, सामान कम परचेज किया तो पैसा कम जाएगा। तो पैसा आ रहा था ज्यादा और जा रहा था कम। 1000 रुपए आए और 700 रुपए गए, तो 300 रुपए का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। इसको क्या बोला जी, ट्रेड सरप्लस। तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस होता था, हम लोग भाई पैसा कमाते थे फॉरेन ट्रेड में। लेकिन क्या फायदा इस पैसे का, जब ये पैसा जो है बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया इंडिया के बेनिफिट के लिए। अंग्रेजों ने इस पैसा का यूज किया 3 जगह। पहला, अपने ऑफिस वाले खर्चे को पूरा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का मतलब ऑफिस वाले खर्चे। अंग्रेजों ने जगह जगह अपने बंगले, अपने ऑफिस बना रखे थे, और वहां पे जो भी चाय पानी वाले खर्चे, ऑफिस वाले खर्चे होते थे, वो सारे खर्चे हमारे उस ट्रेड सरप्लस से, जो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से प्रॉफिट कमाया था, वहां से पूरे होते थे। दूसरा, वॉर एक्सपेंस। अंग्रेज जो भी युद्ध लड़ते थे, उस युद्ध में जो भी खर्चा होता था वो भी हमारे ही पैसों से पूरा करते थे। एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम का बच्चों मतलब होता है सर्विस। अंग्रेज लोग बाहर से, ब्रिटेन से कोई भी सर्विस मंगाते थे तो उसके लिए पेमेंट भी हमारे ही पैसों से होती थी। तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने इसको ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ बोला, क्योंकि ये पैसा तो ड्रेन में होता बह जाना, कि ये पैसा जो हमने कमाया हमारे काम तो आया नहीं, ये पैसा एक तरह से बह गया, अंग्रेजों ने इसका यूज कर लिया। समझ में आ गया जी। तो ये था फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, स्वेज कैनाल। या स्वेज कैनाल के ऊपर एग्जाम में जो है 1 नंबर का एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। जरा पढ़ते हैं क्या है ये। तो स्वेज कैनाल जरा समझना भाई, देखो यहाँ पे हमारा इंडिया है और यहाँ पे है जी ब्रिटेन, लंदन, या फिर आप बोल ब्रिटेन,
बोल लो, यूके बोल लो, ठीक है, इंग्लैंड बोल लो, सबका मतलब एक ही है। तो है क्या जी, कि पहले क्या था जी, पहले यहां से उन्हें ऐसे अफ्रीका से घूमते हुए इंडिया में आना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ जी अब जैसे ही अब यहां से ऐसे वो घूम के लग गए आने यहाँ पे। अब यहाँ पे सुनो क्या है, यहीं पे सुएज कैनाल है, यहाँ पे एक जो है अफ्रीका आपको पता होगा, और यहाँ पे एक देश जिसका नाम इजिप्ट है, ठीक है। इजिप्ट नाम के जो देश है, वहीं पे एक जगह जिसका नाम है सुएज। इजिप्ट फॉर एग्जांपल इंडिया है, अब इंडिया में बहुत सारे राज्य है ना, दिल्ली, मुंबई, यूपी, एमपी, ऐसे इजिप्ट एक देश है, उस देश में एक जगह है सुएज। तो सुएज नाम की यहाँ पे जगह है। लेकिन यहाँ पे पहले एक रास्ता था, ठीक है, पूरा जो है ये बना हुआ था पहाड़ों से, चट्टानों से, यहां से कोई रास्ता जाने का नहीं था। अंग्रेजों को पहले अफ्रीका से ऐसे घूमते हुए इंडिया में आना पड़ता था। यहाँ पे थोड़ी चट्टान वट्टान तोड़ के अंग्रेजों ने रास्ता बनाया, ठीक है। यहाँ पे चट्टान वट्टान तोड़ के अंग्रेजों ने एक रास्ता बनाया, और अब शिप को यहां से पूरा घूम के आने की नीड नहीं है। अब शिप जो शॉर्टकट अपनाएंगी, अब शिप पहले यहां से आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और यहाँ पे जो रास्ता बनाया है तोड़ ताड़ करके, अब शिप यहां से ऐसे करके इंडिया पहुंचेगी। तो यहाँ पे जो तोड़ ताड़ का रास्ता बनाया, उसे क्या बोला जी, उसी को बोला सुएज कैनाल, ठीक है। सुएज कैनाल एक शॉर्टकट तरीका है ब्रिटेन से इंडिया पहुंचने का। अब एक लॉन्ग रूट को अपनाने की कोई भी नीड नहीं थी। सुएज कैनाल एक आर्टिफिशियल मनुष्य द्वारा खुद बनाया गया, ये मैडमेड नहीं, सॉरी, हैंडमेड। सुएज कैनाल जो है मनुष्य द्वारा खुद बनाया गया एक वाटरवे है, एक समुद्री जलमार्ग है, रास्ता है, जो नॉर्थ से साउथ की ओर आता है। इसकी ओपनिंग 1869 में हुई। इसका पर्पस था गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, इस कॉस्ट को कम करना। जब यहां से आएंगे तो काफी पेट्रोल, काफी दिन और काफी खर्चा होता था, जब शॉर्टकट अपनाएंगे तो पेट्रोल खर्चा वगैरह काफी कम लगेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे है, एक समुद्री रास्ता है। इस वाटरवे ने टाइम को, कॉस्ट को और लेबर को बचाया। सुएज कैनाल के ओपन होने से, याद रखना ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सुएज कैनाल के ओपन होने से अंग्रेजों का जो हमारे फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल था, वो और भी एक्सपेंड हो गया। अब अंग्रेज और अधिक लेवल पे इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडिया डेमोग्राफिक कंडीशन या फिर प्रोफाइल। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है कि आजादी के टाइम पे इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन या प्रोफाइल क्या थी। इसको सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर भी कहते हैं। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर। अगर पेपर में बोले कि आजादी के टाइम पे सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर कैसे थे, ये टॉपिक आपको लिख के आना है। तो सुनो, डेमोग्राफिक इंडिकेटर का मतलब पहले होता क्या है, तो वो सभी डेटा जो एक देश की पॉपुलेशन से संबंधित होते हैं, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसे क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर। अंग्रेजों के टाइम पे जो सबसे पहला सेंसस, सेंसस का मतलब जनगणना, घर घर जाके लोगों की काउंटिंग करना, तो अंग्रेजों के टाइम पे सबसे पहला सेंसस, सबसे पहली जनगणना 1881 में हुई। इट शोड अनइवन पॉपुलेशन इनसाइड। शब्द अनइवन पॉपुलेशन का बच्चा मतलब होता है जब अलग अलग राज्य में पॉपुलेशन की मात्रा अलग अलग हो। किसी राज्य में पॉपुलेशन ज्यादा है एंड किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन कम है, तो जब एरिया वाइज पॉपुलेशन ज्यादा या कम होती है, उसको बोलते हैं अनइवन पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो बोलता है 1881 में अनइवन पॉपुलेशन थी। लिखा हुआ भी है कि पीपल आर नॉट स्प्रेड आउट इक्वली अक्रॉस अ ज्योग्राफिकल एरिया, कि लोग जो है एरिया वाइज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे, किसी एरिया में थे ज्यादा और किसी एरिया में थे कम। 1881 के बाद भारत में हर 10 साल में सेंसस, जनगणना होने लगी। जब जनगणना हो रही थी तो 1881 के बाद समय बीतता गया और 1921 एक साल आया जिसको बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। याद रखना, यहां से आपके जो है क्वेश्चन बन जाते हैं कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ, 1881 में। पॉपुलेशन कैसी थी जी, अनइवन थी। उसके बाद जो हमारी जनगणना हुई वो हर 10 साल बाद होने लग गई। 1921 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो 1921 से पहले, बिफोर, हम जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली स्टेज में थे और 1921 के बाद हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकंड स्टेज में आ गए। एक्चुअल में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक हाई लेवल पे इकोनॉमिक्स में टॉपिक आता है। पॉपुलेशन की होती है 4 स्टेज।
स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। 1921 से पहले हम पॉपुलेशन की पहली स्टेज में थे, जिसको बोला फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और 1921 के बाद हम पॉपुलेशन की सेकंड स्टेज में आ गए। तो 1921 में ये डिवाइड देखने को मिला, ये बंटवारा देखने को मिला, इसलिए क्या बोला गया उसको, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। फर्स्ट स्टेज 1921 से पहले, सेकंड स्टेज 1921 के बाद, टोटल 4 स्टेज होती है जो आप कभी हाई लेवल की इको में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ भाई, आजादी के टाइम पे सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर कैसे थे, या फिर डेमोग्राफिक इंडिकेटर कैसे थे, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा कि आजादी के टाइम पे सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर या फिर डेमोग्राफिक इंडिकेटर आल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग, मतलब बहुत अच्छे परिणाम शो नहीं कर रहे थे, अच्छे इंडिकेटर नहीं थे। तो क्या ये बात सच है? जी हाँ, ये बात सच है। पहला पॉइंट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। यस, आजादी के टाइम पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थी, लगभग 48 पर 1000, लगभग 48 पर 1000 क्या थी जी? बर्थ रेट थी 48 पर 1000, एंड लगभग 40 पर 1000 क्या थी हमारी जी? डेथ रेट थी, जो कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस को शो करता है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब होता है कि वो बच्चे जो 1 साल कंप्लीट नहीं कर पाते, 1 साल पूरे होने से पहले मर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये भी काफी ज्यादा था, 218 पर 1000। इसका मतलब है अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो 218 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल की एज कंप्लीट होने से पहले मर जाते थे। ये आंकड़ा उस समय अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा था कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया और 218 बच्चे मर गए, 1 साल पूरा कर भी नहीं पाए। जबकि वर्तमान में आंकड़ा काफी कम है, अब 33 पर 1000 है। उसके बाद बोलता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति एवरेजली कितने साल तक जीवन जीता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अब एक व्यक्ति लगभग 70 साल के आसपास तक जीवन जीता है, लेकिन आजादी के टाइम पे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम थी, 32 ईयर्स थी। ये देख लो, उस समय लोग अपनी जवानी भी नहीं जी पा रहे। जवानी जीने से पहले ही, अबे 32 क्या एज है? कोई एज नहीं है। जवानी जीने से पहले ही लोग वहां मर रहे थे, जबकि वर्तमान में ये 69 या 70 के आसपास है। आगे बोलता है लो लिटरेसी रेट। उस समय लिटरेसी रेट भी काफी लो थी, केवल 16% लोग ही इंडिया में लिटरेट थे। याद रखना, लिटरेसी रेट अलग होती है, एजुकेशन रेट अलग होती है। लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ पाना, लिख पाना। अगर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है या लिख सकता है बट कभी स्कूल वगैरह नहीं गया, उसके बाद फिर डिग्री नहीं है, तो लिटरेट है। अब मेरी बात करेंगे, मैं पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं, डिग्रीज भी है, स्कूल भी गया हूं, कॉलेज भी गया हूं, मास्टर्स भी कर रहा हूं, पीएचडी मेरी चल रही है, तो मैं माना जाऊंगा एजुकेटेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। अगर कोई व्यक्ति स्कूल वगैरह नहीं गया, डिग्री नहीं है, तो वो केवल लिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है। तो यहां बात किसकी हो रही है? लिटरेसी की। तो केवल 16% लोग क्या थे? लिटरेट थे, और फीमेल केवल 7% ही लिटरेट थी। उसके बाद बोलते हैं वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। उस समय गरीबी भी काफी ज्यादा थी। हालांकि गरीबी के हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, क्योंकि इंडिया में उस समय गरीबी निकालने के कोई मेथड आए ही नहीं थे। गरीबी को मापने के जो मेथड है वो आजादी के बाद डेवलप हुए हैं। आजादी से पहले इंडिया में गरीबी को मापने के कोई मेथड नहीं थे, जिसकी वजह से कोई डेटा नहीं है। बट हाँ, इतना जरूर पता है, जो पॉवर्टी थी वो भी काफी एक्सटेंसिव थी, काफी ज्यादा थी, इतनी अधिक गरीबी थी कि लोगों को फेमाइन का, भूखमरी का सामना करना पड़ता था। और लास्ट बोलता है पुअर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, कि उस समय जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी थी, जो अस्पताल थे, ठीक है, वो नहीं थे, वो बहुत ही कम थे। तो लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, हेल्थ केयर अस्पताल तक इज्जत सुविधाएं काफी लिमिटेड थी, काफी कम थी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, डिजीज जो है वो फैलती थी, डिजीज जो है वो बढ़ती थी। तो उस समय ये थे हमारे क्या? सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि उस समय इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो देश की वर्किंग पॉपुलेशन है, जो देश में काम करने वाले लोग हैं, वो प्राइमरी में कितने हैं, वो सेकेंडरी में कितने हैं, और वो टर्शरी में कितने हैं। तो जरा देखेंगे, ये बोलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही वहां पे प्रीडोमिनेंस था, मतलब सबसे अधिक लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एंगेज थे। लगभग 70 से 75% जो वर्कफोर्स थे, जो काम करने वाले लोग थे, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंड थे, जो कहीं ना कहीं
देश की बैकवर्डनेस को शो करता है। यस, इकोनॉमिस्ट लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा एंगेज है, तो मतलब कोई व्यक्ति नहीं, सॉरी, कोई देश, इकोनॉमिस्ट लोग मानते हैं कि अगर कोई देश एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा एंगेज है तो वो देश अधिक डेवलप नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं ये हमारी एग्रीकल्चर में या फिर हमारे देश में बैकवर्डनेस को शो करता है। केवल 10% लोग ही थे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज थे, और 15 से 20% लोग थे जो उस समय सर्विस सेक्टर में एंगेज थे। ये दर्शाता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो अंडर डेवलप था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो काफी अधिक नहीं थी, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों ने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा बर्बाद करके रख दिया था। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कि एग्रीकल्चर में 70 से 75 थे, इंडस्ट्री में केवल 10 थे, और सर्विस में 15 से 20 थे। आगे बात करते हैं, तो ग्रोइंग रीजनल इम्बैलेंसेस, क्षेत्रों में असमानताएं बढ़ रही थी, रीजनल इम्बैलेंस हो रहे थे। जैसे कि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी, आपके एनसीईआरटी पर लिखा है, मद्रास प्रेसिडेंसी में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु शामिल होता है, आंध्र प्रदेश शामिल होता है, केरला शामिल होता है, कर्नाटका शामिल होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, इन राज्यों में इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर की ग्रोथ थी ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र भी इसी में आता है एंड वेस्ट बंगाल भी इसी में आता है। तो इन राज्यों में इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर की ग्रोथ क्या थी जी? ज्यादा थी। जबकि जबकि एग्रीकल्चर की ग्रोथ राजस्थान में, पंजाब में और उड़ीसा में थी ज्यादा। अक्सर उसको याद करने का बच्चों बोलता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का याद करना हो तो आप इसको बोलेंगे कि राजा राजा ने राजा ने उड़ के राजा ने उड़ के पंजा मारा, राजा ने उड़ के पंजा मारा। ठीक है, जैसे कि राजा ने उड़ के पंजा, राजा मान राजस्थान, उड़ के माने उड़ीसा, और पंजा मीन्स पंजाब। तो राजा ने उड़ के पंजा मारा, तो राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब, यहाँ पे एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी क्या थी जी? काफी ज्यादा थी। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है, आजादी के टाइम पे कैसा था, आप ये दोनों पॉइंट जो है लिख के आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आजादी के टाइम पे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो सबसे पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वो सभी फैसिलिटीज जो एक देश की ग्रोथ में काफी, एक देश के डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल साबित होती है, उसे क्या बोलते हैं जी? इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि देश की ग्रोथ में ट्रांसपोर्ट की नीड है, बिजली की नीड है, कम्युनिकेशन की नीड है, और बैंकिंग की नीड है, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है जी? इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा है। अब क्या लगता है, क्या अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए प्रयास किए होंगे जी? नहीं। तो बोलता है कि सम एफर्ट्स वर मेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। यस, अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया, लेकिन 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 खुद के डेवलपमेंट के लिए, अंग्रेजों के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं किया। लिखा है ना कि कुछ एफर्ट्स किए गए अंग्रेज सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया में, लेकिन बट दीज एफर्ट्स वर मेड फॉर सेल्फिश मोटिव, खुद के मोटिव के लिए एफर्ट्स थे। ठीक है, इंडिया के लिए एफर्ट्स नहीं थे। द मेन मोटिव बिहाइंड सच इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाज टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड खुद के देश को बेनिफिट पहुंचाना चाहते थे, एंड डू नॉट प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए कोई प्रयास नहीं किए थे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बनता है तो बताओ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं रोड की। अंग्रेजों से पहले इंडिया में कच्ची सड़कें होती थी जो अंग्रेजों के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए, उनकी गाड़ियों के लिए सही नहीं थी। अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है अपनी सड़कों को पक्की सड़क में कन्वर्ट किया, कच्ची सड़क हटा के क्या बनवाई जी? पक्की सड़क को बनवाया। ठीक है, क्या बनवाया? तो बिल्ट प्राइमरली फॉर मिलिट्री मूवमेंट, ताकि अंग्रेज की सेना गाड़ी के माध्यम से यहां वहां मूव कर सके, एंड ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल, और ताकि गांव से, विलेज से टाइम पर कच्चे माल को रेलवे स्टेशन तक या फिर पोर्ट, बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। अगर सड़क कच्ची होती थी तो अक्सर जो है कच्चा माल रास्ते में फंस जाता था और टाइम पर अंग्रेजों के जहाज तक या रेलवे तक पहुंच नहीं पाता था। अंग्रेजों ने सड़कें अच्छी करवाई ताकि कच्चा माल भी टाइमली जो है रेलवे स्टेशन तक एंड पोर्ट तक पहुंच सके। और दूसरा, अंग्रेज जो है आसानी से अपनी आर्मी को यहां से गाड़ी के माध्यम से मूव कर सके, तो इसके लिए सड़कें बनाई गई, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं बनाई गई। सेकंड बोलता है जी रेलवे।
अंग्रेज रेलवे लाए। रेलवे की शुरुआत याद रखना 1850 में हुई। रेलवे 1850 में इंडिया में आई, लेकिन पहली रेल 1853 में चली। अरे 50 में आई, लेकिन है तो है नहीं कि आज आई आज चल जाएगी। भाई पटरियां बिछती है, स्टेशन बनते हैं, तो 3 साल रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लग गए। 1850 में आई, पटरी वटरी बिछी, स्टेशन बने, और 3 साल में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ, और 1853 में भारत की पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में। तो रेलवे लाए गए। अब रेलवे क्यों लाए? तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ताकि लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा सके। और तो वह कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का व्यापार हो सके। भाई रेलवे होगा तभी तो अंग्रेज अब अपनी वस्तु को पूरे भारत में कोने कोने तक पहुंचाएंगे। अभी आपसे मैंने बात करी तो एग्रीकल्चर के व्यापार के लिए। और तो और अब देखो क्या था, अब क्या था, रेलवे आया तो अब कच्चा माल अंग्रेज को ज्यादा मिल रहा था। अब भारत के कोने कोने से अंग्रेज कच्चा माल शिप तक लेके आते थे रेलवे के माध्यम से, और बाहर बेचते थे। तो रेलवे के माध्यम से कृषि का व्यापार बढ़ गया, ज्यादा कच्चा माल उगने लगा। पहले क्या था, पहले केवल उन्हीं गांव से कच्चा माल लेते थे जो हमारे बंदरगाह पोर्ट के पास है, क्योंकि वही जो है मूव हो पाते थे। बट अब रेलवे के माध्यम से भारत के हर कोने में कच्चा माल उग रहा है, और रेलवे के माध्यम से उस कच्चे माल को अब जो है पोर्ट तक लाना काफी आसान था। तो कृषि का व्यापार बढ़ाया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ। यस, ऑब्वियस बात, रेलवे के आने से हमें बेनिफिट तो नहीं मिला, बिकॉज अब पूरे इंडिया में अंग्रेजी वस्तु आ चुकी थी, और पूरे इंडिया से कच्चा माल अब बाहर जा रहा था। ठीक है, एज वेल एज हमारी वेल्थ ड्रेन, हमारा जो है पैसा भी बर्बाद हुआ। थर्ड पॉइंट बोलता है वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अंग्रेजों ने वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट भी इंडिया में लाना चाहा। वो इंडिया के अंदर भी अपनी नदियों में शिप को जो है मूव करना चाहते थे। वो जो है एयरप्लेन भी लेके आए थे, लेकिन ये दोनों जो इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट अंग्रेज लेकर आए, ये नहीं ला पाए। ठीक है, ये काफी लिमिटेड थे, काफी कम थे, और इनएफिशिएंट थे, ये महंगे थे। ये रेलवे के सामने कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। भाई एयर ट्रांसपोर्ट अंग्रेजों के लिए बहुत महंगा पड़ रहा था, वाटर ट्रांसपोर्ट काफी स्लो था, रेलवे के सामने कॉम्पीट नहीं कर पाया। जैसे कि अंग्रेजों ने उड़ीसा के कोस्ट पर, उड़ीसा के तट पर वाटर ट्रांसपोर्ट को अपना ट्राई करना शुरू भी किया, लेकिन हाई कॉस्ट की वजह से और रेलवे से कंपटीशन की वजह से वो इसको करने में फेल हो गए, और अंग्रेज ने जो है वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट के सपने को खत्म कर दिया। उसके बाद बोलता है कम्युनिकेशन, कि अंग्रेज जो है कम्युनिकेशन भी लेकर आए। अंग्रेज टेलीग्राफ लेकर आए, पोस्ट ऑफिस लेकर आए। ये क्यों लेकर आए? ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। पोस्टल सर्विस भी लेकर आए, लेकिन हाँ, पोस्टल सर्विस इनएडिक्वेट थी, अपर्याप्त थी। अपर्याप्त क्यों थी? बिकॉज पोस्टल सर्विस के लिए पोस्टमैन का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, और इंडिया में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो पोस्टमैन की जॉब वगैरह कर सके। और अगर मान लो पढ़े लिखे है भी, पोस्टमैन की जॉब करते भी है, तो वो तो रास्ते में पढ़ लेंगे ना कि अंग्रेज सरकार किसको क्या खत भेज रही है। तो पोस्टल सर्विस रिलायबल भी नहीं थी और अपर्याप्त थी, इनएडिक्वेट थी। समझ में आ गया? तो ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति अंग्रेजों के टाइम पे। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी है। तो सबसे पहला अंग्रेज क्या लेकर आया जी? रेलवे लेकर आए। ठीक है, अंग्रेज ने रेलवे को 1853 में इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, लंबी दूरी तय करना आसान हो गया, लोगों का व्यापार बढ़ गया, रिमोट एरिया, दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचना आसान हो गया, एंड जो पहले बाधाएं थी, ज्योग्राफिकल बैरियर की मैं उस राज्य जा नहीं पाऊंगा, बहुत दूर है, वो सारी बाधाएं जो है वो टूटी। 1947 तक इंडिया के पास वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क आ चुका था। तो पहला क्या अच्छा काम क्या किया? रेलवे लेकर आए। दूसरा अच्छा काम किया कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब आप बोलोगे ये तो भैया नेगेटिव काम, इससे तो देश को बेनिफिट नहीं मिला। देश को बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन आजादी के बाद इससे बेनिफिट देखने को मिला। वो ऐसे मिला कि अब किसान लोग समझ चुके थे कि यार एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन है। किसान लोग पहले सोचते थे कि एग्रीकल्चर उनके खुद के लिए है, बस खुद के लिए खाना पीना और सो जाओ। लेकिन अब समझ में आया किसान को, नहीं नहीं, हम खेती बाड़ी करके पैसा भी कमा सकते हैं। और किसानों ने एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन के रूप में देखा। तो ये बोलता है कि जो एग्रीकल्चर शिफ्ट हुआ सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की ओर। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का बच्चों मतलब होता है अपने खुद के लिए उगाना, जबकि कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है मार्केट में बेचने के लिए उगाना। तो बोलता है कि इससे ब्रिटिश इंडस्ट्री को बेनिफिट तो मिला ही मिला, लेकिन बाद में किसानों के लिए एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन बनकर सामने आया।
फिर थर्ड पॉइंट बोलता है फैमाइन कंट्रोल, कि जहां पहले भुखमरी होती थी वहां तक खाना पहुंच नहीं पाता था, रेलवे के आने से एक बेनिफिट मिला। वो बेनिफिट ये मिला कि रेलवे के आने से अब फूड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा फास्टर हो गया। जहां पर भी भुखमरी की समस्या होती थी, जहां पर भी भुखमरी की समस्या होती थी 1853 मतलब रेलवे के आने के बाद से इस समस्या को कम किया गया, बिकॉज रेलवे के माध्यम से उस क्षेत्र में टाइम से अनाज पहुंचाया जाता था। मॉनेटरी इकोनॉमी एंड बैंकिंग, यस, रेलवे ने इंडिया में बार्टर सिस्टम को, जहां वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज होती थी, उसको फिनिश किया। एंड रेलवे इंडिया में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लेकर आई। रेलवे बोल रहा हूं यार, ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स इंडिया में कॉइन लेकर आए, इंडिया में नोट लेकर आए, एंड ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बैंकों की स्थापना करवाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में अंग्रेजों के सामने ही इंडिया में स्थापित हुआ था। ठीक है, वही लिखा है कि बैंकिंग का डेवलपमेंट भी हुआ। एंड आखिरी बोलता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बोलता है ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सिखाया कि एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। अदरवाइज हम तो राजा महाराजा वाले के टाइम के लोग हैं, लेकिन एक्चुअल में पेपर के माध्यम से, लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से काम होता कैसे है वो अंग्रेजों ने सिखाया। अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया को चलाना इतना आसान नहीं था, लेकिन क्योंकि अंग्रेज हमें सिखा गए थे कि एक देश चलता कैसे है, पेपर्स के माध्यम से, ऑफिस के माध्यम से, तो उनके माध्यम से ही इंडिया आगे बढ़ा। अदरवाइज हम आज भी राजा महाराजों की तरह जो है काम कर रहे होते, वरना अगर अंग्रेज इंडिया में नहीं आते तो क्या बोलता है जी, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ही लॉ इंडिया में लेकर आए, उन्होंने बताया रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करते हैं, ठीक है, उन्होंने बताया कि गवर्नेंस सरकार क्या होती है, ठीक है, और इस चीज को इंडिया ने आगे कंटिन्यू किया। एंड आजादी के बाद इसको और इंप्रूव किया, और एक देश चलता कैसे है वो हमें अंग्रेजों ने सिखाया। समझ में आ गया? तो ये था पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड एक आखिरी टॉपिक एग्जाम में आ जाता है कि इंडिया के टाइम पे, सॉरी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया के सामने सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे। तो आजादी के टाइम पे इंडिया के सामने सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंज काफी इनॉर्मस थे। इनॉर्मस का बच्चों मतलब है बिग, काफी बड़े थे। जैसे कि बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, ये सब हमने पढ़ रखा है, बस एक ये लास्ट समरी है। ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है पूरा, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये हमने सबने पढ़ रखा है। कि देखना, आजादी के टाइम पर जरा बताओ एग्रीकल्चर कैसा था जी? ओवर क्राउडेड था, बहुत भीड़ थी, लोग 85% लोग लगे थे, एक्स्ट्रा लोग लगे हुए थे, आउटडेटेड मेथड, तकनीक पुरानी थी, प्रोडक्टिविटी काफी कम थी, एंड एक्सप्लॉयटेटिव लैंड पॉलिसीज, जो जमींदारी पॉलिसी थी अंग्रेजों की, वो भी काफी एक्सप्लॉइट करने वाली थी। तो आजादी के टाइम पे एग्रीकल्चर के सामने ये समस्याएं थी। इंडस्ट्री के सामने समस्या क्या थी? तो इंडस्ट्री के सामने क्या चैलेंजेस थे? लिमिटेड मॉडर्नाइजेशन, नई इंडस्ट्रीज को आगे आने नहीं दिया। लो डाइवर्सिफिकेशन, हम अधिक डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए, हम केवल टेक्सटाइल तक और जूट तक सीमित थे। आज की डेट में देखो कितनी इंडस्ट्री इंडिया में। आजादी के टाइम पे इंडिया में केवल 2 ही 3 इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल की, जूट की, आयरन स्टील की, शुगर पेपर सीमेंट, बस इसके अलावा कोई और इंडस्ट्री देश में नहीं थी। तो डाइवर्सिफिकेशन काफी लो था। मिनिमल पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार जो थी अंग्रेज सरकार, उनकी इन्वेस्टमेंट कम थी काफी हमारी देश की इंडस्ट्रीज में। फॉरेन ट्रेड के सामने क्या समस्याएं थी? तो हम क्या बन गए थे? कच्चे माल के एक्सपोर्टर, फिनिश गुड्स के इंपोर्टर। इसके अलावा लोकल इंडस्ट्रीज को हमारी काफी हार्म हुआ, हमने अपनी देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को जो है अब बर्बाद हो गई अंग्रेज की वजह से। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, और तो और जो हम पैसा कमाते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, वो पैसा बर्बाद हो गया, देश से किसी काम नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या समस्याएं थी? तो बोलते इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना था, काफी पुअरली मेंटेन था, वो केवल ब्रिटिश के बेनिफिट के लिए था, पब्लिक वेलफेयर भारत के लोगों के लिए वो नहीं था। और तो और क्या समस्या थी? तो उस समय देश में गरीबी भी थी और बेरोजगारी भी थी, कि देश में काफी गरीबी थी, जॉब की शॉर्टेज थी, पब्लिक सर्विस काफी इनएडिक्वेट थी, जैसे कि देश में एजुकेशन का लेवल काफी लो था, एंड हेल्थ केयर का लेवल भी काफी लो था। तो पेपर में क्वेश्चन आए इंडिपेंडेंस के टाइम पे इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस देश में काफी इनॉर्मस थे, काफी बिग थे। तो हाँ, सही है कि आजादी के टाइम पे अपने को ये सारे चैलेंजेस थे, ये सारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, और लास्ट में आता है की इवेंट, पेपर में इंपॉर्टेंट है कि 1757 में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुआ। 1850 में रेलवे आई, बट 1853 में चली। सुएज कनाल 1869 में ओपन हुई। 1881 में फर्स्ट सेंसस हुआ। 1907 में टिस्को स्थापित हुई। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, और आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई।
तो होपफुली ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मेरी इंस्टा आईडी है। हमारी सीबीएसई इकोनॉमिक्स की भी एक आईडी है जहां पर आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत सारी बातें बताई जाती है आपकी क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए। तो इसको जो है आप एक बार फॉलो कर लें ताकि आपको जो है अपडेट मिलते रहे। जो मैंने बोला, ये जो नोट्स है आपको मिल जाएंगे हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे, इकोनॉमिक्स बाय प्रथम सर के नाम पे। कोई इश्यू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे इस आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जब मिलूंगा तो मैं इसका चैप्टर नंबर 2 लेकर आऊंगा, उसका वन शॉट लेके आऊंगा। लेकिन वन शॉट उसका मैं तभी लाऊंगा जब आप इस वाली वीडियोस को बताएंगे कमेंट में, अच्छी लगी, कैसी लगी, क्या है क्या नहीं है, ताकि सेकंड वन शॉट में मैं उस चीज को इंप्रूव कर सकूं। ठीक है जी। तो होपफुली आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।